लेकिन आप सभी बंद कर दो, है ना, सभी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करो। देखो इधर टेंस का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अब से पहले जो पढ़ा दिया है उसको दोबारा से एक बार बताने का प्रयास करते हैं, है ना। देखो टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट। सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं और कंटीन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। हमारी बात समझे। उसके बाद में फ्यूचर टेंस के भी चार भाग हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आ गई बात। अब ये जो चार भाग हैं इनके भी चार चार भाग होते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा तो उसके चार भाग पढ़े, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, चार भाग पढ़े ना। उसके बाद में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा, इसके भी चार भाग पढ़े, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसके भी चार भाग पढ़े हैं। पहला हमारा पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। पहचान हमने लिखा है कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। रूल नंबर फर्स्ट में लिखवाया था कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में लिखवाया है कि नोट लगा करके कि एस का प्रयोग तो कब करना है और ईएस का कब करना है। सब्जेक्ट तो यही होने चाहिए, तभी एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो ये सब्जेक्ट ना हुए तो फिर हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा नियम में लिखवाया था ना कि जब सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का नहीं करेंगे। अब बात आती है कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग कब करें? ईएस का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई वर्ब के अंत में, जैसे मान लो वो है, स्पीच है, मतलब वर्ब के अंत में ओ, एक्स, सी, एच, एस, एस, डबल एस, जेड ये शब्द आ जाए तो हमें ईएस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ईएस का। जैसे मान लो वर्ब आ गई जी, ओ, गो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ईएस का। क्यों करेंगे? क्योंकि वर्ब के अंत में कहने वाला ओ, गो के अंत में क्या है? ओ, तो हमने क्या लगा दिया? ईएस। अब हम बात करते हैं जैसे कि टीच, टी, ई, ए, सी, एच, तो सी एच लास्ट में है ना, तो हम इसके अंत में क्या लगाएंगे? ईएस। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है कि ये शब्द आए तो ईएस का प्रयोग करना है और ये शब्द ना आए, जैसे मान लो रीड आ जाए, READ, तो केवल ऐसे ही लगाना है, ईएस का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन सब्जेक्ट हमारे कौन सी होनी चाहिए? ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन। अंडरस्टैंड? प्लूरल का बता ही दिया मैंने। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये तो पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो उसमें आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करेंगे। और नेगेटिव है जिसका मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना है। अब डू का प्रयोग कब करना है और डज का कब करना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन हो तो डज का प्रयोग करना है, और जब सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे प्लूरल नाउन हो तो हमें डू का प्रयोग करना है। समझ में आ गई? हमने फॉर्मूला भी लिखवाया था इसका कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रखनी है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अब हम WH वर्ड की बात करें इंट्रीगेटिव सेंटेंस में ही WH वर्ड। सबसे पहले WH वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद पर्सनल चिन्ह लगाना है। अब इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रखना है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नेगेटिव आ गया इंट्रीगेटिव नेगेटिव, नोट प्लस फर्स्ट पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। समझ में आ गया। उसके बाद में हमने बताया था आपको कि WH वर्ड का, तो इसमें कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला रहेगा, केवल WH वर्ड फर्स्ट में लगा दो, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, जो हमने कल ही पढ़ाया था। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने आपको सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में पहचान लिखवाई थी कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इजेमा का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन हो तो इसका प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट हमारा आई हो तो एंड का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो आर का प्रयोग। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा था हमने कि सब्जेक्ट प्लस इजेमा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कंटीन्यूअस जो भी हो सभी में आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, सब में लगता है। उसके बाद में हमने नेगेटिव सेंटेंस की बात की थी, तो उसमें कुछ नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है नॉट, सब्जेक्ट प्लस इजेमा प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रखना है, तो इजेमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पर्सनवाचक चिन्ह लगाना है। WH वर्ड की हम बात करेंगे तो WH वर्ड प्लस इजेमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यानी इजेमा प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। WH वर्ड की हम बात करेंगे तो WH वर्ड प्लस इजेमा प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। ये आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तक के सबसे पहले जो भी हमने पढ़ाया सारा कंप्लीट मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। जिस प्रकार से हम आपको बताए हैं, समझाए हैं, इसी प्रकार से आप भी इतना पढ़ो जिससे कि जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप भी बोलने में सक्षम हो पाओ, तभी तो आप हिंदी की इंग्लिश ठीक से बना पाओगे ना। जब आपको रूल और रेगुलेशन याद ही नहीं होंगे तो कैसे आप हिंदी की इंग्लिश ठीक से बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, रूल और रेगुलेशन टेंस के याद। इसीलिए हम इसको ग्रामर में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैक बोन जिसको बोलते हैं, अगर इसने साथ छोड़ दिया तो हो सकता है राम नाम सत्य हो जाए। हाँ, अगर टेंस नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपका पाठिया साफ। ठीक है, आज हम बात करते हैं किसके प्रेजेंट परफेक्ट। तो भैया हम बार बार आपका 2 4 5 बार नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? बैठ पंकज। हाँ, तो पंकज भैया आप क्या है कि न्यू स्टूडेंट्स हो, इसलिए हमें बार बार आपको समझाना पड़ रहा है, क्योंकि अब से पहले जो हमने पढ़ाया शायद वो समझ में आया या नहीं आया, उसकी हम श्योरिटी नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट क्लास है। और अगर पहले आपने अगर टेंस कहीं पढ़ा होगा तो शायद निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा जो हमने बोली अभी, है ना। ऐसे हमारी तरफ से रामायण भाई देखो समझ में नहीं आ रहा है या फिर पहली बार हम पढ़ रहे हैं तो फिर हमारे लिए फिर रामायण हो जाएगी ना। ध्यान दो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे अभी जस्ट हमने बोला कि कंटिन्यूअस जहां पर भी आता है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, वैसे ही परफेक्ट जहां पर भी आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका। ध्यान से समझना। अब ये जो पिछली बार हमने पढ़ाया, जैसे कि विक्रांत 8वीं क्लास में था ना पिछली बार, अब 9वीं में है, तो इनको केवल हम इतना ही लिखवाए हैं और इतना ही लिखवाते भी हैं
क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से कि इतनी ही पहचान लिखवाई थी, चुका है, चुकी है और चुके चुका हूँ, बस इतना ही लिखवाया था ना, आगे तो नहीं लिखवाया ये सब। और अगर आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के पासबुक में देखोगे तो भी इतनी ही पहचान है, ज्यादा पहचान नहीं लिखवाई है। अब इस पहचान में थोड़ा सा अटपटा लगता है, हिंदी के सेंटेंस में भी अटपटा लग रहा है, देखिएगा। वे जयपुर क्यों नहीं जा चुके हैं, अटपटा लग रहा है ना। वे जयपुर क्यों नहीं गए हैं, ये सही है, ये सही है ना। वे जयपुर क्यों नहीं गए हैं, ये अच्छा लग रहा है। और ये सेंटेंस हम बोल रहे हैं थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि वे जयपुर क्यों नहीं जा चुके हैं, आ रही है बात समझ में। तो चुके हैं शब्द थोड़ा सा हमें डाउट करता है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया हमने। हाँ, आ है, ई है, ए है, ली है, दी है, लिया है, दिया है, ठीक है। उसके बाद में इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया, वह वर्ब जो सेंटेंस को बनाने में सहायता करती है, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हैज और हैव मैन वर्ब के रूप में भी कार्य करती है। वर्ब दो प्रकार के होंगे ना, एक तो मैन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब का मतलब जैसे कि मान लो पढ़ना, लिखना, चलना, फिरना, सोना, नहाना, धोना, खाना, पीना, दौड़ना, इन सब की जो इंग्लिश का जो वर्ड है, स्लीप, रीड, गो, कम, रीड, प्ले, आ रही बात समझ में। तो ये क्या है? मैन वर्ब है तो वर्ब ये भी, लेकिन कैसी वर्ब है? और हम बात करते हैं डू, डज, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, आ रही बात समझ में। ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब देखिएगा डू, डज और हैव, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है और मैन वर्ब भी है, क्योंकि डू का मतलब क्या होता है? करना। अब आप मुझे बता सकते हो कि वाज यानी क्या होता है? वर यानी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सुनी है ना आपने, वाज वर्ब तो सुना होगा ना, इनका मतलब बता सकते हो? नहीं बता सकते। डू का मतलब बता दिया, डू हेल्पिंग वर्ब भी है और मैन वर्ब भी है। उसी प्रकार से यहाँ पर हैव का मतलब हिंदी में पता है आपको क्या होता है? आई हैव ए डॉग, इसका ट्रांसलेशन पता है आपको? मैं बताता हूँ। हाँ, ये एग्जाम्पल सर पिछली बार 10th क्लास में आया भी था। आई हैव ए डॉग, इसका पैसिव वॉइस बनवाया था। तो हैव का मतलब यहाँ पे रखना होता है, रखता हूँ मैं एक कुत्ता, अभी बात समझ में। तो हैव का मतलब यहाँ पे मैन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? हैज, हैव, ठीक है। उसके बाद जब सब्जेक्ट ही, सी, इट ने में सिंगुलर नाउन एकवचन संज्ञा हो तो एच यानी हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे हम? हैज का। और जब सब्जेक्ट आई, बी हो, देयर प्लूरल नाउन हो, बहुवचन संज्ञा हो तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे हम? कंफर्म है? अब हमारे फॉर्मूले चलेंगे, जैसे मैथ में चलते हैं ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 साधारण ब्याज का, ऐसे ही सूत्र यहाँ पे याद रखने हैं जिससे कि आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने में सहायता करें। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल बताया है। पहला एग्जांपल है कि वह खाना पका चुकी है। अब यहाँ पे पका चुकी है तो इसका मतलब लड़की है ना। हाँ, आजकल लड़की भी लड़के बनने की कोशिश करती है, चले जाऊँ, लड़की भी बोलती है ना से, लैंग्वेज चेंज हो रही है। अब ऐसे अगर लड़कियां ही बोलने लग गई तो फिर कंफ्यूजन वाला विषय हो जाएगा ना। बहुत सी बहन बोलती है, जैसे लड़का बोलता है ना वैसे ही लड़की बोलती है। तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे कौन है? लड़की है।
किससे पता लगा है? यहाँ पे होता है कि वह खाना पका चुका है, का होता तो इसका मतलब यहाँ पे ही लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता? ही। क्योंकि क्या हो गया, वो पुरुष, तो पुरुष के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ही का। ही का मतलब भी वही होता है और सी का मतलब भी वही होता है। यहाँ पे लड़की है इसलिए हमने किसका प्रयोग कर दिया है? उसके बाद हम देख रहे हैं सब्जेक्ट हमने लिख दिया है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, है ना। सब्जेक्ट का मतलब बार बार कहते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये मत समझ जाना। अब ये सब्जेक्ट ही होते हैं ना, हिंदी का सब्जेक्ट, मैथ का सब्जेक्ट, उसी प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हम करें तो इसका मतलब क्या होता है? कर्ता, काम को करने वाला। तो सबसे पहले हमने कर्ता लिख दिया सी। उसके बाद में हैज और हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है, और इसका प्रयोग कब करना है? सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सी। इसका प्रयोग करना है हैज, तुमने क्या लगा दिया? हैज। ये नियम याद होने चाहिए आपको। उसके बाद ये कह रहा है कि वर्ब, वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मिलती है। पका चुकी है, कहने को पकाने की स्पेलिंग क्या होती है? कुक, COOK। अब ये कह रहा है कि इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो कुक की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड, सेम होती है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे ईडी लगा दिया। उसके बाद में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट यानी कर्म, खाना खाने का कर्म हो रहा है, तो खाना को हम क्या बोलते हैं? फूड। ठीक है। या फिर यहाँ पे वह है भोजन पका चुकी है, ऐसे में बोल सकते हैं, है ना, खाना या भोजन। दूसरा एग्जाम्पल है पॉजिटिव का ही, कि वे जयपुर जा चुके हैं। वे जयपुर जा चुके हैं, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे दे। हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है हैज में से एक, और देखते हैं सब्जेक्ट हमारा दे है, तो इसका मतलब यहाँ पे दे आ गया, तो हैव का प्रयोग करना है, हैव लिख दिया। उसके बाद में देखते हैं कि वर्ब, वर्ब क्या? जाना, गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। तो वेंट सेकंड फॉर्म होती है और गॉन थर्ड फॉर्म। जाने की क्रिया में कंजक्शन वर्ड टू का प्रयोग करते हैं, और आने की क्रिया में फ्रॉम का। फ्रॉम का, हाँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं कहाँ से आ रहा हूँ? तो आने की क्रिया में आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू दिल्ली। जाने की क्रिया में टू का प्रयोग, आने की क्रिया में फ्रॉम का। उसके बाद में ये पॉजिटिव का दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। यही एग्जाम्पल रहेंगे, अंतर क्या है वो चीज समझना है, यही बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने एक ही एग्जाम्पल के सारे एग्जाम्पल बनाए समझने के लिए, हालांकि अलग अलग भी हम बना सकते थे। देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूले में देखते हैं पहले, हैज हैव के बाद में नोट है, बाकी कोई अंतर है क्या? सेम है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन नोट लगा है। ठीक है, नेगेटिव है इसलिए। अब हम देखते हैं एग्जांपल सेम है, वह खाना पका चुकी है, वह खाना नहीं पका चुकी है। केवल सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? कोई अंतर नहीं करना है। यहाँ पर भी यहाँ पे नोट लगा देना है, कोई अंतर है क्या? नहीं है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। भाई पॉजिटिव सेंटेंस का थोड़ा सा उल्टा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है ये फर्स्ट में रख दिया, क्या हो गया भैया? डबल एच वर्ड तो भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाने के बाद में आएगा। नेगेटिव समझाया ना भी हमने, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच रहा है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिएगा प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मूले को देखो, आप इसको देखो। अब यहाँ पे हैज हैव को हमने क्या रख दिया है? फर्स्ट में, और फर्स्ट में रखेंगे तो सेंटेंस का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल, बड़ा होता है। अब कैपिटल का मतलब बड़ा, कैपिटल का मतलब राजधानी भी होती है, हाँ, और कैपिटल का मतलब पूंजी भी होती है, धन, पूंजी, कैपिटल, है ना, एसेट, हाँ, शायद कॉमर्स में चलते हैं एसेट, लायबिलिटीज वगैरह ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हिंदी में अगर 26 अक्षर अल्फाबेट, इंग्लिश में 26 अक्षर है ना, तो हिंदी में क्या है? 52, डबल हो गए ना। तो ये तो जाहिर सी बात है कि एक स्पेलिंग होगी, उसके दो अर्थ तो निश्चित करने वाले हिंदी के, है ना। WATCH वाचन क्या होता है?
घड़ी। वाचन क्या होता है? और WATCH वाचन ही लुक यानी सी यानी बात सुनने SAW सा का मतलब क्या होता है? तो कहने का मतलब इंग्लिश में सारा उल्टा काम है ना, जिसको समझ में आ जाए उसके लिए बहुत अच्छा काम, लेकिन समझ में नहीं आती। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है। अगर पूरी पिक्चर 3 घंटे की कॉपी में प्रिंट कर दी जाए कि इसको याद करके आना है कल, तो शायद मुझे लगता है कि साल भर में भी याद ना हो। और वही पिक्चर अगर LED बड़े पर्दे पे चल रही हो और अब देख रहे हो तो शायद हजारों साल तक तो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन शायद मुझे लगता है 30-40 साल तक, जब तक हम जीवित हैं तब तक उसको नहीं भूलेंगे। एक ही बार देखा है ना? पूछ लो आप कौन सा एक्टर था, कौन सी हीरोइन थी, किसको किसने मारा है, कौन एरोप्लेन लाया, कौन बंदूक से गोली निकाला, सब बता दोगे आप। यही बात इंग्लिश में भी है, यही बात है। बस इंग्लिश में काम कौन सा हो रहा है कि हम और कह रहे हैं कि याद करो। ये सबसे बड़ी विकेट समस्या है। ज़्यादा नहीं, जैसे नवजात बच्चा होता है कि साल या 1.5 या 2 साल में तो अपनी भाषा बोलना शुरू कर देता है ना। बस शुरुआत में तो सबकी सुनेगा, वो सुनता है ना सबकी, कुंकनी, चिमटा, बर्तन, भांडा सबकी सुनता है। घर में जो बोलते सुनता है, फिर सुन करके वो बोल नहीं पाएगा, कोशिश करेगा, लेकिन आपकी कही हुई जो बात है, आपका दिया हुआ आदेश है, उसका पालन करेगा। वो बोल वहां से उठा ला, वो गिलास वहां पड़ा है वहां से लिया, वो ले आएगा, तुरंत उठा के ले आएगा ना। समझ रहा है ना? अब थोड़े दिनों के बाद में वो गिलास को बोलेगा कि इसको गिलास बोलते हैं, समझ जाएगा। कॉपी पेन लिया उसने, यूनिवर्सिटी में कहीं गया, ट्यूशन कहीं किया है, तो 1.5-2 साल के बाद में खुद ही बोलना फटाफट शुरू कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा? थोड़ा तो लाएगा फिर बाद में। और हम इंग्लिश कितनी साल अभी पढ़ते हैं? शायद मुझे लगता है कि पूरी 8, 10, 15 साल बर्बाद हम कर देंगे, शायद इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे। समस्या यही है क्या? इन्वायरमेंट। ध्यान दो। लेकिन देखो, हम अभी तो जैसे इंग्लिश इतना विशेष नहीं बोल रहे क्लास में, लेकिन जो हमारे द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, हम क्लास में बोलते हैं, कभी कभी तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, समझ जाते हैं। समझते हो नहीं समझते? पुराने विद्यार्थी सब समझ जाते हैं, बोल नहीं सकते लेकिन समझ तो जाते हैं सारे। लेकिन फर्स्ट में जब आप आए थे तो आप भी है ना ऐसे देखते सर क्या बोल रहे हैं, कम से कम समझ तो रहे हो, और निश्चित रूप से समझ रहे हो तो 2-4 5-7 सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो आपको याद भी हो गए होंगे, है ना? कोशिश करोगे तो फिर आपको लैंग्वेज इजी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लगा दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम है ना। अब हम एग्जाम्पल हिंदी की हम बात करते हैं तो फिर क्या शब्द फर्स्ट में आएगा? बहुत से भैया बहन पूछते हैं कि सर जी इसमें वाट शब्द तो आया नहीं कहीं, WHAT वाट यानी क्या आया है कहीं पर? देखो, लेकिन इसकी हिंदी क्या बोल रही है? क्या मैं खाना हो रहा है ना? क्या की स्पेलिंग है कहीं यहाँ? लेकिन क्या की स्पेलिंग वहीं शुरू हो जाती है जहां सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। अभी बात समझ में? तो यहाँ पे लिखा है कि क्या वह खाना पका चुकी है, तो सबसे पहले में हेल्पिंग वर्ब लिखना है। जब इसी का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हैज को फर्स्ट में ले आओ और सी को आगे ले आओ, बाकी सारा क्या है सेम है। पॉजिटिव सेंटेंस को देखो, यहाँ पे क्या दे हैव गॉन, तो हैव को पहले ले आओ, दे को आगे ले आओ, हैव को पहले, दे को आगे, बाकी सारा सेम है ना। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं WH वर्ड की। कुछ नहीं करना है, जो ऊपर सेंटेंस बना है ये, इसके आगे WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब क्या होता है कि वे शब्द जो WH से शुरू होते हो, जैसे WHAT वाट यानी क्या, WHERE वेयर यानी
WHEN वेन यानी कब, कहने का मतलब ये सब किससे शुरू हो रहे हैं, WH से, इसीलिए इन सबको हम क्या बोले हैं, WH वर्ड। यहाँ पे हिंदी का सेंटेंस में आया है, लिखा कि वह खाना क्यों पका चुकी है, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ तो वह खाना कब पका चुकी है, तो कब की स्पेलिंग क्या होती है, वेहन। वह खाना कहाँ पका चुकी है, यहाँ पे क्या होता है, वेहन। हमारी बात समझ में, वही WH वर्ड लगाना है जो हिंदी में आया, ऐसे नहीं कि यहाँ पे कब कौन कहाँ कैसे आए तो भी आप वही लगाओ। हाँ कई बच्चे लगा देते हैं क्योंकि अधिकतर एग्जाम्पल में वाई शब्द का ही यूज करते हैं, तो वो भी हमेशा वाई, क्योंकि स्पेलिंग बहुत से भैया बहनों को तो ये भी समस्या है कि कब की स्पेलिंग क्या है पता ही नहीं है, कहाँ की स्पेलिंग क्या है पता ही नहीं है। अरे बात समझ में, ये भी स्थिति है। आगे बताया कि वे जयपुर क्यों जा चुके हैं, तो वाई लगा दो, उसके बाद में हैव दे गॉन टू जयपुर, हैव दे गॉन टू, ज्यादा डिस्टेंस या कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो इंट्रीगेटिव सेंटेंस ये है, क्या वह खाना पका चुकी है, तो सी के बाद में यहाँ पे नोट लगा देना है, हैज सी नोट, कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर भी केवल हेल्प यानी सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। यहाँ इसमें और इसमें केवल वाही लगाना है, यहाँ पर वाही लगाना, बाकी सारा सेंटेंस सेम, एक दूसरे का बेस है, आधार। थोड़ा बहुत अंतर हो रहा है, ये समझ में आ गया तो रखना नहीं पड़ेगा, केवल थोड़ा बहुत ध्यान देना, तो कौन से सेंटेंस पे, पॉजिटिव सेंटेंस। अगर पॉजिटिव सेंटेंस सही है तो ये सेंटेंस को रखना नहीं है आपको, तो समझना है कहाँ कौन सा अंतर है। पॉजिटिव के बाद में नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है, इंट्रीगेटिव में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ जाती है, और WH वर्ड में WH वर्ड फर्स्ट में लग जाता है, और इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाता है, बाकी सारा इक्वल का। यहाँ तक किसी भी भैया बहनों को प्रोनाउंसिएशन से दिक्कत आपको करना डिफिकल्टी है क्या? Today's your topic present perfect tense is complete. Let's start now your topic present perfect continuous. Okay. और ये कौन सी क्लास है? याद रखना भैया। Bajaj Finance will identified by Truecaller.